रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका नाम तो हम सब ने सुना है। बहुत से लोग इसमें निवेश करने के लिए दिलचस्पी भी दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए। क्या रीट्स शेयर बाजार की तरह काम करते हैं? सही रीट को कैसे चुना जाता है? इसमें कमाई कैसे होती है? और क्या ये निवेश हर तरह के निवेशकों के लिए सही हो सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज की खास पेशकश इन्वेस्टिंग इन रीट्स में। और आज का हमारा जो विषय है वो भी यही है, रीट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टेप बाय स्टेप गाइड। जी हां, इस खास चर्चा में हम रीट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। यानी ये क्या है, कैसे काम करते हैं, निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं रीट्स के अंदर, और निवेश से पहले किन जरूरी बातों को जानना और समझना चाहिए। तो इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब, CFO एम्बेसी रीट्स, और शरद मित्तल जी, फाउंडर एंड CEO अन्य रियल एस्टेट फंड एडवाइजर्स एंड को चेयर ऑफ द रियल एस्टेट काउंसिल एट IVCA। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो रीट्स की बात, रीट्स की चर्चा बहुत नई तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि आज भी वहीं खड़ी हुई है कि बहुत सारे लोगों को रीट्स से आगे नहीं मालूम है कि इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है और कैसे ही उनकी मदद करेगा। तो अभिषेक जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। पहले भी हमने एक बार बातचीत की है, लेकिन मैं फिर से बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं, ABCD करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, रीट्स का मतलब क्या? विपिन जी, रीट का मतलब आप पहले सोच लीजिए कि रीट क्या है। रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जी। सरल भाषा में अगर संक्षिप्त में बोलूं तो ये फिजिकल रियल एस्टेट का एक म्यूचुअल फंड ही समझ लीजिए, उसको उसी तरह का प्रोडक्ट है। ओके। अगर विस्तार में बात की जाए तो होता क्या है, एक कंपनी है जो अपने निवेशकों से पैसा लेती है, उस पैसे को इंडिया की सबसे बड़ी भारत की सबसे उम्दा बिल्डिंग्स में लगाती है, निवेश करती है, उनसे वो बिल्डिंग्स को खरीदती है। अब वो बिल्डिंग दफ्तर हो सकती है, अस्पताल हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, मॉल्स हो सकता है, उनमें लगाती है। अब इन बिल्डिंग्स को वो भाड़े में देती है। किसे देती है? देश विदेश की सबसे जो बड़ी कंपनियां होती है उन्हें भाड़े में देती है। उनसे जो भाड़ा आता है वो भाड़ा खर्चा बाद दे करके अपने निवेशकों को वापस दे देती है। इससे दो फायदे होते हैं निवेशकों को। एक, उन्हें रेगुलर इनकम आते रहता है, जो कि हर 3 माह में उन्हें पैसे आते रहते हैं, जो कि एक भाड़ा ही समझ लीजिए आप एक तरह से। ओके। और दूसरा चीज ये है कि जब प्रॉपर्टी की दाम बढ़ती है तो उनका शेयर प्राइस भी बढ़ते रहता है। ठीक है। ये एक बिल्कुल शेयर के जैसे ट्रेड होता है, यही रीट है। तो एक सरल भाषा में आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक दुकान खरीदनी थी, वो मैंने नहीं खरीदी। दुकान खरीदता तो दो बातें होती, एक तो मुझे उसका किराया आता, दूसरा मुझे उसका कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इस दुकान की जगह आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेस की बात कर लें। अब वो तो एक सिंपल या आम निवेशक या मेरे जैसा निवेशक नहीं खरीद सकता, तो अब मैं उसमें एक हिस्सा खरीद लेता हूं, जैसा मैं शेयर बाजार में खरीदता हूं या म्यूचुअल फंड में खरीदता हूं। अब उस बड़े ऑफिस से जो किराया आएगा वो मुझे डिविडेंड के तौर पे हर 3 महीने में मिलेगा, और दूसरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उससे मैंने जो यूनिट खरीदे हैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यही है? एकदम राइट। अब शरद सर, अगला सवाल आपसे है। मेरे पास 15-20 लाख रुपए हैं, मुझे लग रहा है जाके एक दुकान खरीद लूं या एक 15-20 लाख रुपए से डाउन पेमेंट करके कोई फ्लैट खरीद लूं, EMI में पैसे भरता रहूंगा। यही एक आम भारतीय निवेशक जो कि रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता है, उसके मन में यही 2-3 चीजें रहती हैं। एक, प्लॉट की तरफ चला जाएगा, प्लॉट में शायद थोड़ा पैसा और लग जाएगा उसको। तो अब ये तीनों चीजों को छोड़ के मैं रीट्स में क्यों आऊं? ठीक है। सो विपिन जी, जैसे अभिषेक ने बताया, अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, जो निवेशक है जो फिजिकल रियल एस्टेट खरीद रहा है, जो कि अपार्टमेंट खरीदता है या प्लॉट खरीदता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इसमें मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एप्रिसिएशन मिलेगा, एंड अगर दुकान बनने के बाद या ऑफिस बनने के बाद उससे मुझे रेंटल आएगा। जो अभिषेक बोला उसमें सिर्फ ऐड करता हूं कि आप देखिए, पुराने जमाने में आज तक लोग बोलते हैं कि यार कोई ऑफिस खरीद लीजिए, कोई दुकान खरीद लीजिए, फैमिली के लिए रेगुलर रेंटल इनकम आती रहेगी। उसी का एक फॉर्म है रीट। रीट को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी बड़े शहर में, आज 5 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलना भी मुश्किल है। राइट। आज आपको अपार्टमेंट मिलना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और जाके कोई दुकान या ऑफिस खरीदना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप किस तरह से इंडिया के रियल एस्टेट ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करता हूं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इवेंचुअली है कि रीट को म्यूचुअल फंड जैसी समझ लोगों के अंदर आए, जो पिछले 15 साल के अंदर
तो अगर आपको कोई बिजनेस अच्छा लगता है कि आज की डेट में लगता है कि एयरलाइन बिजनेस बहुत अच्छा करेगा इंडिया में, तो आप जाके खुद की एयरलाइन कंपनी तो स्टार्ट करते नहीं है। राइट आप देखते हैं कि इंडिगो का स्टॉक लिस्टेड है, उसमें मैं शेयर ले लेता हूँ, उसमें जो कंपनी का मुनाफा होगा उसमें मुझे एक हिस्सेदारी मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट है रीट का, ओके कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं एक रीट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं जिसमें एक दुकान की जगह 100, 500, 1000, 5000 एसेट हो सकते हैं। तो जो बड़े रीट है इंडिया के अंदर, उनके अंदर 50 मिलियन स्क्वायर फीट, 5 करोड़ स्क्वायर फीट के ऑफिसेज है। तो मेरे को ना जाके वो ऑफिस संभालने हैं, ना उनका मेंटेनेंस करना है, ना उनका टेनेंट देखना है, ना उनका अपकीप देखना है। एक बड़े पीस के अंदर मेरी छोटी हिस्सेदारी हो गई है और 5 लाख रुपए में मैं पार्टी, बाकी सारी चीजें सेम चलती है। ओके उससे जो भाड़ा आएगा मेरी हिस्सेदारी के बराबर का भाड़ा मेरे हाथ में आ जाएगा। उस प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन होएगा, तो एप्रिसिएशन भी मेरे एनएवी के अंदर या वैल्यू के अंदर दिखेगा। तो मैं नहीं बोल रहा कि फिजिकल रियल एस्टेट करना बंद कर दीजिए, कोई नहीं बंद करने वाला आपके और मेरे बोलने से। जो आदतें सालों साल सदियों पुरानी, और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि एक हार्ड एसेट का अलग तरह से रिटर्न बनती है। अभिषेक जी, अब ये बताइए मुझे कि ये रीट्स, मान लिया कि चलिए आपने मुझे कन्विंस कर लिया, आप दोनों ने, अब है मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं क्या करूं, कैसे शुरुआत होगी, कहां जाऊं, किससे खरीदूं, कौन रीट कहां से आएगा? तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है विपिन जी कि इसकी जो प्रक्रिया है खरीदने की, हाँ। वो बिल्कुल इक्विटी के जैसी है। ये फिजिकल रियल एस्टेट जैसे नहीं है। पहले क्या होता था, फिजिकल रियल एस्टेट खरीदना है तो हम क्या करते थे, हम जाते थे किसी ब्रोकर को पकड़ते थे, वो ब्रोकर हमें बताता था कि कौन सी जगह में खरीदना है। अब हमें विश्वास भी नहीं होता था, टाइटल ड्यू डिलिजेंस करते थे, बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, ब्रोकरेज देते थे, और फिर भी एक ऐसा लगता था कि अब इसको रजिस्ट्रेशन कराओ, स्टैम्प ड्यूटी पे करो, वहाँ दफ्तरों में जाना है, तो बहुत सारी कठिनाइयां थी। रीट में ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे आप एक इक्विटी शेयर खरीदते हैं, वैसे ही अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप डीमैट होना चाहिए, डीमैट चाहिए, डीमैट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप अपने ऐप से मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में जाकर के उस ब्रोकरेज के अकाउंट से आप जैसे इक्विटी खरीदते हैं, वैसे ही आप सर्च करें रीट का नाम। आज के रेट में 6 रीट्स लिस्टेड हो गई हैं, उनमें से किसी का भी नाम सर्च करें और उसको आप इक्विटी जैसे खरीद सकते हैं। अब इसमें जो बात सोचनी चाहिए एक निवेशक को, वो ये है कि कौन सी रीट में डालें। पहले एक ही रीट था, जैसे सरज जी बता रहे थे 2019 में पहला रीट आया था, तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, बट अब आपके पास 6 विकल्प हो चुके हैं जी। अब आपको क्या चीज देखनी चाहिए? क्या आपको सिर्फ उसका यील्ड देखना चाहिए? यील्ड मतलब कितनी आमदनी उससे आ रही है 3 मास में, क्या सिर्फ वो देखनी चाहिए या कुछ और भी देखनी चाहिए? एक नए इन्वेस्टर को, नए निवेशक को 2-3 चीजें कम से कम देखनी चाहिए। पहला, ऑक्यूपेंसी, कि इस रीट में कितना ऑक्यूपेंसी है, क्या वो 90% है, 95% है या 80% है, वो देखनी चाहिए। दूसरा देखना चाहिए कि उनके पास किस क्वालिटी के एसेट्स हैं। आज के रेट में सब बेहतरीन एसेट्स है, ग्रेड ए जिसे हम कहते हैं, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट एसेट्स हैं, बट वो एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है जिसे देखना चाहिए। फिर देखनी चाहिए कि ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिल्डिंग है, वो कहाँ पे स्थित है, इंडिया के कौन से मार्केट्स में स्थित है, कौन से सिटीज में स्थित है, और कौन सी सिटी ग्रोथ करनी चाहती है। अब अगर किसी निवेशक को लगता है कि बैंगलोर बहुत अच्छा डेवलप करने वाला है और उसका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है आगे जाकर के, तो वो ऐसी रीट में इन्वेस्ट कर ले जिसमें बैंगलोर ज्यादा है। अगर किसी को लगता है कि मुंबई बहुत अच्छा करने वाला है, तो वो मुंबई जिसमें ज्यादा है उसमें कर ले। बट एक चीज बहुत अच्छी होती है रीट में कि डाइवर्सिफिकेशन होता है, वो सिर्फ एक सिटी में नहीं होती है, क्योंकि नहीं तो डाइवर्सिफिकेशन रिस्क हो जाता है, तो डाइवर्सिफाइड देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें देख करके और फिर खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगला सवाल मेरा ये होगा, शरद जी इसका जवाब दीजिए। ये सारी चीजें जो सर ने कही, तो एक आम निवेशक ये सारी चीजें कैसे देखेगा, कैसे समझेगा? सो विपिन जी, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि लाइफ को सिंपल रखना चाहिए। ओके 5 रीट कमर्शियल के लिस्टेड है, 1 रिटेल का रीट लिस्टेड अच्छा, है। तो मैं यहाँ भी दर्शकों को बता दूं, कमर्शियल मतलब जो ऑफिस में डील कर रहे हैं, रिटेल मतलब जो मॉल के अंदर है। मॉल की भी रीट बनती है, मॉल की भी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें सिंप्लीफाई रखना चाहिए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर लोग प्रोडक्ट को ही समझने की पहले कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से जो 5 रीट है, उसमें से 2 रीट पिछले साल भर के अंदर आए हैं। 3 रीट के अंदर टाइम हो चुका है 5 से 8 साल के बीच में। तो एक शुरुआत के लिए डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। अगर आप 5 लाख रुपए करना चाहते हैं तो 5 में से 3 रीट में लगाइए। मुझे ये बात तो समझ में आ गई, आप दोनों ने डाइवर्सिफिकेशन पे काफी जोर दिया कि भाई एक साथ नहीं, अलग अलग। लेकिन जैसे अब अभी हमने शेयर बाजार का या म्यूचुअल फंड का, हमें उनके परफॉर्मेंस दिखते हैं, फला म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न दिया, फला शेयर का तो हमें हर दिन का दिखता है, उसका प्रॉफिट दिखता है। रीट्स का ये मूवमेंट सब कहां दिखेगा? ये सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे कि आप एक शेयर के पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसकी कॉल्स, उसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट, वो सारी चीजें रीट के बारे में भी अवेलेबल है। कहां पे?
अगर आप जाएंगे कि उनकी वेबसाइट पे अच्छा, जाएंगे तो पर्टिकुलर रीट की वेबसाइट पे जाएंगे, जाऊंगा। उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होंगी। Okay. जैसे कि आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे कि अर्निंग कॉल की रिपोर्ट्स देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स देखते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीजें तो अवेलेबल है। अभिषेक जी, क्या जिस तरीके से मान लीजिए कि मेरा जहां डीमेट अकाउंट होता है वहां जाके मैं वो मूवमेंट देख लेता हूं कि कितना चढ़ा कितना, तो उस डीमेट अकाउंट में मुझे नहीं दिखेगा कि इसने 3 साल में दिखेगा। कितना किराया दिया? दिखेगा वो भी वो भी वो दिखेगा। सब भी दिखेगा। तो जैसे Okay. आपके डीमैट अकाउंट, आपके जो ब्रोकर के हाँ। वेबसाइट होते हैं जहां पे आपको बाकी शेयरों का दिखता है, दिखता है, हाँ। वहां पे इनका भी दिखता है, दिखेगा। सारे रेट्स का दिखता है, Okay. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Absolutely. कैसे किया। और एक संस्था है जो हमारी, जिसको बोलते हैं IRA, इंडियन रीट एसोसिएशन, Okay. उसकी वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हैं तो सारे रीट का सब डेटा आपको वहां तो ये मिलेगा। इंपॉर्टेंट हो गया, ये दर्शक नोट कर ले, IRA यानी इंडियन रीट एसोसिएशन, क्योंकि 6 ही रीट हैं अभी आपने बिल्कुल। कहा, बहुत ज्यादा नहीं है। उस वेबसाइट पे जाके आपको सारे रीट्स के परफॉर्मेंस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपका ब्रोकरेज हाउस है या जो भी आपकी जिस जगह से आप डील कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट आपका जिनके भी साथ है, वहां पर भी जैसे आपको एक शेयर का परफॉर्मेंस दिखता है, एक म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस दिखता है, उसी तरह से रीट्स के रिटर्न भी आपको, और वो 3-3 महीने में दिखेंगे। 3-3 3-3 हर महीने क्वार्टर में के दिखेगा। बाद। हर क्वार्टर के अंदर उसका एनएवी तो दिखेगा। क्या अच्छा, एनएवी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, एनएवी आएगा कि इतना पे NAV? आउट्स होंगे उसके अच्छा। अंदर, आपके जो डिविडेंड पे आउट्स होंगे, जो रेगुलर पे आउट्स होते हैं वो दिखेंगे, प्लस एनएवी के अंदर मूवमेंट दिखेगा। तो सारे फाइनेंस उसमें क्या दिखता है विपिन जी, जैसे शेयर के लिए दिखता है सारे पैरामीटर्स, हाँ, क्योंकि दर्शकों के लिए आसान होगा कोरिलेट कितना करना। कमाया, हाँ, क्या बैलेंस शीट है, कितना लोन है, कितना ब्याज दर है, कितनी Okay. ऑक्यूपेंसी है, ये सारे डेटा मिलेंगे। कौन कौन मेजर टेनेंट्स है, इस 3 मास में जो लीजिंग हुई है कितनी हुई, किस किस बड़े टेनेंट को हुई, किस इंडस्ट्री में हुई, ये सब डेटा मिलेगा। इसके साथ जो एनएवी का डेटा होता है, एनएवी दर्शकों के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे म्यूचुअल फंड का एनएवी डेली आता है, हाँ, विच इज नेट एसेट वैल्यू, कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, राइट। प्रॉपर्टी का जो रेट है वो डेली घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए सेबी जो हमारा रेगुलेटर है वो हमें कहता है कि आप हर 6 महीने में एक बार एनएवी पब्लिश कीजिए। ओके, तो वो एनएवी हर 6 महीने की रिजल्ट, जो कि सितंबर होता है और मार्च, उसकी रिजल्ट के बाद वो एनएवी भी दिखेगा उसमें, और साथ में जो आज का प्राइस है वो भी दिखेगा। तो दर्शक ये भी देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा मैट्रिक होता है कि अगर एनएवी का मतलब आप सिंपल भाषा में समझे तो अगर मैंने आज सारी एसेट बेच दी और अपने लोन चुका दिए, तो जितना पैसा बचेगा निवेशकों के लिए उसको एनएवी बोलते हैं। तो पर शेयर का एनएवी जैसे किसी रेट का चल रहा है 500, किसी का 550, किसी का 490, ऐसे चल रहा है, तो वो बताता है कि उस रेट के सारे एसेट्स को बेच दिए तो उसका कितना वैल्यू ये है आज की तारीख में, और वो देख सकता है कि आज उसका एक्चुअली मार्केट प्राइस कितना है। तो अगर एक उदाहरण लें, किसी रेट का अगर 490 या 500 का एनएवी है और उसका आज मार्केट प्राइस मतलब कितने में आपको मिल रहा है खरीदने से, वो मान लीजिए 450 है, तो आपको वो 10% डिस्काउंट में मिल रहा है मार्केट वैल्यू से। ओके, अब ये एनएवी हर 6 महीने में आता है, तो ये सारी चीजें वहां दिखती है। अच्छा, एक और चीज शरद जी, जैसे शेयर प्राइसेस कभी ऊपर कभी नीचे, क्या इसमें भी ऊपर नीचे होता है, रीट्स में भी? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा विपिन जी, इसको समझना वर्सेस एक लिस्टेड कंपनी जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, उसकी बैलेंस शीट समझना और इसको समझना बहुत आसान है। अच्छा, आसान है। ओके, आप एक डाइवर्सिफाइड लार्ज बिजनेस समझिए, कोई केमिकल बिजनेस के अंदर है। अब एक रेगुलर निवेशक केमिकल बिजनेस की निटी-ग्रिटी को समझना, उसके वेरिएबल समझना, वर्सेस एक रीट जिसमें अंडरलाइन, जैसे अभिषेक के रीट के अंदर 51 मिलियन स्क्वायर फीट है जो कि 5 करोड़ स्क्वायर फीट हो गया, उसको समझना उस कंपनी से ज्यादा आसान होगा। अपनी बोलचाल की भाषा के अंदर 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ स्क्वायर फीट है, उसमें से इतना भाड़े पे चढ़ा हुआ है, जो भाड़े पे चढ़ा हुआ है उस पर इतना मेरे को रेंट आता है, रेंट में से इतना पे आउट आता है, इतना इसके अंदर डेट है। अगर उस समझ को अगर आप खुद की प्रॉपर्टी के जैसे आप खरीदते बेचते हैं उस पे लेके जाएंगे, मे भी 2-3 बार देखेंगे तो समझना बहुत आसान है इसके अंदर। एज फार एज आप जो बोल रहे हैं कि इसका एनएवी मूवमेंट होता है, एनएवी मूवमेंट के अंदर इन रीट्स के अंदर 80% लीज्ड एसेट्स रहते हैं, अप टू 20% डेवलपमेंट एसेट हो सकते हैं और ये बाद में एक्वायर भी करते हैं। तो इसके अंदर जैसे जैसे रेंटल एस्केलेशन होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, एक वो ड्राइवर है। दूसरा ड्राइवर है इंटरेस्ट रेट साइकिल। अच्छा, आप जब भी पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल के अंदर इन प्रॉपर्टीज को खरीदेंगे और जब इंटरेस्ट रेट्स कम आएंगे, आपका मार्क टू मार्केट वैल्यू बढ़ता है। ओके, एंड तीसरा चीज है इसके अंदर जो ये एनुअल पे आउट करते हैं, बट वेरिएबिलिटी इज नॉट लाइक जो आपके इक्विटी स्टॉक्स के अंदर होता है। ओके, उतना नहीं। हाँ, और दूसरा इसके अंदर रोज का मारामारी नहीं है, मतलब कि हर रोज जाके एनएवी, इसीलिए आपने कहा क्लोज टू म्यूचुअल फंड है, एक बार पैसा डाल दिया और अब उसके अंदर आप 3, 6, 12 महीने के अंदर उसको देख सकते हैं। रोज देखना कि इसके अंदर आज प्राइस 20% ऊपर बढ़ा, 20%, वो वाली वेरिएबिलिटी, क्योंकि अंडरलाइंग भाड़े पे चढ़े हुए
एसेट्स हैं, उसमें रोज कुछ चेंज होने वाला नहीं है। राइट बढ़िया है। शरद जी वो सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इनकम है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड आखिर में लगाता कहाँ है आपके पैसे, वो निवेश करता है दूसरी कंपनियों में। अब वो कंपनी खरीदती बेचती है अपने प्रोडक्ट्स को, कितना खरीदेगी कितना बेचेगी कुछ पता जनरली पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये जो दफ्तर है, ये सब भाड़े पे लगी 10-10 सालों के लिए, और एग्रीमेंट में लिखा है कि कितना रेट है, किस रेट कितना भाड़ा आएगा, 3 साल बाद वो अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, वो सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो एक इन्वेस्टर जब उसको देखता है तो उसको पता होता है कि अगले से 10 सालों के लिए या 8 सालों के लिए कितना भाड़ा आने वाला है। तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी होता है, एक पता रहता है कि इतनी चीज होगी, और उतनी अनसर्टेनिटी भी नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में रहती है, वो भी लग रहा है कि नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद की ठीक है सब कुछ समझ में आ गया कैसे देखना है क्या करना है, पर शुरुआत कैसे करनी है। अब म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक तो आपको 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक के मिलते हैं। यहाँ मिनिमम टिकट साइज कितना होगा, और उसके बाद आप 1 यूनिट लेंगे तो उसके मायने क्या होंगे, ये कुछ सवाल आपके मन में जरूर होंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से यही चीजों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग इन रीट्स। हम बात कर रहे हैं रीट्स एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अभिषेक जी और शरद जी ने इतने अच्छी तरीके से हमें समझा दिया है ब्रेक से पहले कि ये क्या है रीट्स, कैसे इसे समझ सकते हैं। अब एक सवाल आएगा मन में, वो ये है कि इक्विटी मार्केट में तो मुझे 5 रुपए 10 रुपए 500 रुपए 15,000 रुपए, म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि 10 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। जब रीट्स की बात आती है, मिनिमम मुझे कितने पैसे चाहिए? आई थिंक इसमें एक चीज़ मैं अमाउंट के साथ में एक और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ इस वक्त आपको थोड़ा एसएम रीट के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि जिससे कि दर्शक जब जाके अपने हिसाब से देखे तो रीट और एसएम रीट के बीच में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, एसएम रीट क्या है? देखिए कैसा रहता है सर कि एंड इस वक्त बताना जरूरी है क्योंकि एसएम रीट एक और प्रोडक्ट है जो पिछले 2 साल में आया है। तो दर्शक जाके जब अपने हिसाब से जब उसका देखे तो उनको एसएम रीट भी दिखेंगे। एसएम स्टैंड्स फॉर व्हाट? सोशल मीडिया? स्मॉल रीट देखिए, स्मॉल एंड मीडियम रीट के। तो सरकार ने और हमारे रेगुलेटर ने एक बड़ा रीट है जो अब जैसे अभिषेक जिस रीट की अभी तक हम बात कर रहे हैं, which is a regular REIT, which is regular, other than that is small and medium REIT, जिसमें सिंगल एसेट भी हो सकता है। तो 50 से 500 करोड़ तक का अगर रीट होगा तो वो एसएम रीट के अंदर आता है। उसमें एक सिंगल एसेट भी हो सकता है। बड़े रीट में मिनिमम 2 एसेट चाहिए होते हैं, बट बाय डिजाइन उसके अंदर मल्टीपल एसेट्स होते हैं। ठीक है। एसएम रीट बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, पिछले 2 साल में आया है। अगर किसी को कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेनी है किसी एक स्पेसिफिक 1 या 2 एसेट के अंदर, तो वो एसएम रीट के अंदर जा सकते हैं। एसएम रीट अभी नेसेंट स्टेजेस पे है, तो लिक्विडिटी वगैरह के हिसाब से उसमें मिनिमम 10 लाख का टिकट साइज है। जो आपका रेगुलर रीट है उसमें मिनिमम टिकट साइज कुछ नहीं। जैसे कि अगर आप 500 रुपए, एंड अभिषेक प्रॉब्ली 5 रीट के अंदर मिनिमम क्या यूनिट साइज है उसके हिसाब से एक्सप्लेन ज्यादा कर सकते हैं। तो क्या है उसमें? तो विपिन जी हो क्या रहा है कि आप 1 यूनिट जाके खरीद सकते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी का 1 शेयर खरीद सकते हैं, वैसे आप किसी भी रीट का 1 यूनिट खरीद सकते हैं। आज के रेट में अगर आप देखेंगे तो 100-125 का एक सबसे कम अच्छा, भाव तो वाला मैं अब बड़ा कंफ्यूज हो गया। आप कह रहे हैं जो छोटा वाला रीट है उसका टिकट साइज मिनिमम 10 लाख है, 10 लाख उसका, और जो बड़ा वाला है वो 100 रुपए में आ जाएगा। वो 100 रुपए में आ जाएगा। तो दर्शक जब जाके अपना खुद देखे तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि मुझे रीट का डिस्कशन हो रहा था और ये एक एसएम रीट है। इन लोगों ने बोला कि 1 यूनिट 125 रुपए का भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम टिकट साइज 10 लाख रुपए का है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसएम रीट के अंदर भी मैच्योरिटी आएगी, उसमें मल्टीपल एसेट्स आएंगे। बिकॉज किसी को अगर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि मुझे बॉम्बे बीकेसी के अंदर ही एसेट लेना है, मुझे डाइवर्सिफाइड 50 एसेट में नहीं चाहिए, तो आने वाले वक्त में 1 या 2 एसेट सिर्फ बीकेसी के लिस्टेड हो सकते हैं। अच्छा। या गोल्फ कोर्स रोड के। तो वो दर्शक को उस वक्त आज उस एसेट क्लास के अंदर अर्ली है। अच्छा, और तो जितना मुझे याद पड़ता है सर, जब अपना ये रेगुलर वाला रीट है इसमें भी पहले टिकट साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। सही कह रहे हैं विपिन जी। तो पहले 2 लाख हुआ, 2 लाख से शुरुआत हुई थी, फिर उसको कम कर करके सेबी ने 50,000 बनाया और अब 1 यूनिट बना दिया। तो अब कोई भी बिल्कुल ही सिंपल हो गया, सिंपल शेयर के जैसे 1 यूनिट। मैं रोज 1 यूनिट खरीद सकता हूँ। आप रोज 1 यूनिट खरीद सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे म्यूचुअल फंड में करते थे, आप वैसे एसआईपी भी कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जो एसएम रीट की बात शरद जी कह रहे थे, उसमें रिस्क प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों थोड़ा अलग होता है? क्योंकि वो एक बिल्डिंग या एक ऑफिस पार्क में ही निवेश कर रहा है वो रीट।
तो उसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जिसकी हम नहीं पहले है, बात कर रहे थे वो नहीं है, राइट। तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए सेबी ने उसका 10 लाख बना दिया है लिमिट, कि जिसके पास उतने पैसे हैं हाँ, अभी मतलब वो उसी कैटेगरी का इन्वेस्टर उसमें आए जिसके पास जिसको उतना समझ कुशन हो, है कुशन और है। हाँ उतनी समझ हो, और ये बना दिया रिटेलर, बिल्कुल रिटेलर रिटेल के लिए। राइट, तो अब रिटेल निवेशक जिसके पास 100 रुपए भी है वो भी एक रीट खरीद सकता है। जैसे अभी एक रीट लिस्ट हुई थी, उसका दाम 103 104 के आसपास है, वो ले लीजिए। एम्बेसी रीट जैसे है, उसका दाम 400 के आसपास है, वो ले लीजिए। तो आप उतने रुपए से भी निवेश करना चालू कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मुझे एग्जांपल दीजिए। अब दर्शक की उत्सुकता बढ़ गई होगी यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल 103 रुपए का खरीदा, या अभी आपने बताया एम्बेसी रीट 400 रुपए का, शुरू में कितना था, कहां से कहां तक पहुंचा? 400 एकदम इनिशियल प्राइस है या धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता 400 रुपए का हो गया? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि रीट का शेयर बहुत ज्यादा इक्विटी जैसे भागेगा। ऐसा हाँ। ऐसा ऐसा चीज ही नहीं नहीं होगा। है। अगर आप सारे रीट का स्पेस भी देखें, एक तो खैर अभी जस्ट लिस्ट हुआ है और एक 6-7 महीना पहले लिस्ट हुआ था, बट फिर भी अगर सारे रीट का देखें तो वो 14 से 15% है। वेल लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही। मुझे भी पता है कि आप लोग दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको भी लग रहा है कि कुछ और थोड़ा बता देते तो और थोड़ी समझ आ जाती, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक का। और फिलहाल अभिषेक जी और शरद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आपने you. रीट्स को जिस अंदाज में समझा दिया, आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए जो खासतौर पर रियल एस्टेट में निवेश करते हैं या फिर वो इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते हैं, अब समझ गए हैं कि रीट्स है क्या, कैसे निवेश करना है, फायदे क्या हैं, किस तरीके से सब कैलकुलेशन होता है, कहाँ जाके देखना है, कहाँ से कंपेयर करना है, और फाइनली 100 रुपए में भी आप एक रीट को खरीद सकते हैं। सबसे बढ़िया बातचीत है और एक बटन से वो लिक्विडेट भी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ ये कार्यक्रम देखा। और अगले एपिसोड में और भी जो सवाल आपके मन में बच गए उनका भी हम जवाब देंगे और समझेंगे कि रीट्स, ये तो समझ लिया कि आज कहाँ है, क्या है, आगे कहाँ जाएगा, इंडिया में इसका भविष्य क्या है। क्या हमें आज अगर रीट्स में पैसा लगाते हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसी कोई चीज़ है यहाँ पे जो हमें मिलेगी? भविष्य में लोग कहेंगे अरे वाह आपने तो समय रहते लगा दिया, राइट? तो सारी बातें होंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।